हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज़ में हम क्लास 9 के बायोलॉजी को पढ़ेंगे। तो आज एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहले इस डाइवर्सिटी शब्द का मतलब समझते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, वेरिएशन या फिर वैरायटी। हिंदी में हम इसे विविधता बोलते हैं। और जब यही डिफरेंसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं तो हम इसे बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को डील करेंगे, देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी किसे बोलते हैं, मेगा बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, कि कौन कौन से रीजंस होते हैं जो रिच होते हैं बायोडाइवर्सिटी में। उसके अलावे हम क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए बायोडाइवर्सिटी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इस वर्ड बायोडाइवर्सिटी को देखें तो इसमें बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, यानी वैरायटी इन लिविंग बींग्स को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो डिफरेंट तरह के लाइफ फॉर्म हमारे आसपास पाए जाते हैं। कुछ बहुत ही छोटे होते हैं जिसे हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो कुछ बहुत ही विशालकाय होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसे पालतू बनाया जा सकता है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि वाइल्ड होते हैं। तो देख सकते हैं आप कि हमारे आसपास कितने तरह के लाइफ फॉर्म प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट होते हैं। ये जो वेरिएशन है ये इनके साइज में हो सकता है, इनके कलर में हो सकता है, इनके जेनेटिक मेकअप में हो सकता है, यानी अलग अलग जीन्स के ये बने होते हैं। यहाँ पर अगर साइज के एग्जाम्पल को देखें तो एक बैक्टीरिया जो कि कुछ माइक्रोमीटर का होता है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ये एक लार्ज ट्री है जो कि 80 to 100 मीटर का हो सकता है। उसी तरह वही अगर लाइफ स्पैन को देखा जाए तो एक पाइन ट्री वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर के लिए जीवित रह सकता है। वही एक इंसेक्ट, ये इंसेक्ट जो है बस कुछ दिनों के लिए ही सरवाइव कर सकता है। तो ये वेरिएशन जो है इनके लाइफ स्पैन का वेरिएशन हो गया। इसी तरह डिफरेंट एंगल से अगर हम देखेंगे तो इनमें बहुत वेरिएशंस पाया जाता है और यही वेरिएशन जो होता है वही बेसिस होता है बायोडाइवर्सिटी का। तो बायोडाइवर्सिटी को अगर डिफाइन करना है तो हम बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म। मतलब लाइफ फॉर्म में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है उसे ही हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और ये डाइवर्सिटी किस में हो सकता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस में हो सकता है, यानी बाहरी रूप से कैसे दिखते हैं। जैसे एक ह्यूमन दूसरे से अलग दिखता है तो मतलब इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है अलग है। उसी तरह एक ह्यूमन बीइंग जो है ये एक मंकी से अलग दिखता है तो ये एक्सटर्नल अपीयरेंस इनका क्या है? अलग है। साइज हो सकता है, साइज जैसे डिफरेंट साइज के प्लांट्स पाए जाते हैं, है ना। ये साइज का मैंने अभी एक और एग्जांपल आपको दिया कि एक बैक्टीरिया जो होता है वो कुछ माइक्रोमीटर का होता है, वही एक पेड़ जो होता है वो 80 to 100 मीटर्स का होता है। कलर में वेरिएशन हो सकता है, जैसे डिफरेंट तरह के आप बटरफ्लाइज को देखते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो सकता है, जैसे वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, उनमें आप देखेंगे कि उनके इंटरनल स्ट्रक्चर कितने अलग होते हैं एक दूसरे से। न्यूट्रिशन में डिफरेंस हो सकता है, कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ये भी आप आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो अलग अलग हो सकता है, उनका बिहेवियर अलग हो सकता है, हैबिटेट अलग हो सकता है। हैबिटेट यानी जहाँ वो रहते हैं वो रहने की जगह अलग अलग हो सकती है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लैंड पे पाए जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो वाटर में पाए जाते हैं, तो उनके हैबिटेट के आधार पे भी वो अलग अलग होते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड में, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी वो अपने आप में यूनिक होते हैं। और यही यूनिकनेस इंडिविजुअल का बेसिस होता है बायोडाइवर्सिटी का। जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म होते हैं ये एक ही इन्वायरमेंट को शेयर करते हैं। मतलब एक जंगल में लायन भी होगा, है ना, लायन भी होगा, एलिफेंट भी होगा, टाइगर भी होगा, डियर भी होगा, प्लांट्स भी होंगे। फिर ये यहाँ पर मिट्टी है तो यहाँ पर अर्थवॉर्म भी होगा। मतलब डिफरेंट टाइप के लाइफ फॉर्म एक ही इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे और वो एक दूसरे को अफेक्टेड भी करेंगे।
ये एक दूसरे को अफेक्टेड कैसे करेंगे। तो हम अभी ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते हैं। हम ह्यूमन बींग्स भी बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट हैं, है ना, हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों का काटना, या हंटिंग शिकार करना, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण फैलाना, जिसके कारण क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी अफेक्टेड हो रहा है, यानी ये थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को ये खतरा पहुंचा रहे हैं। कैसे खतरा पहुंचा रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन, हम जंगलों को काट देते हैं तो उससे क्या होता है, वहाँ रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी बहुत बुरी तरह से इससे प्रभावित होते हैं। क्योंकि ये वही बात हो गई कि आपका घर है और उसे किसी ने तोड़ दिया तो आपको कैसा फील होगा। ठीक उसी तरह जब जंगलों को हम काटते हैं तो ये जीव जंतु जो होते हैं वो बेघर हो जाते हैं, बड़े पैमाने पर उनकी मृत्यु होने लगती है ना। तो ये डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़ा खतरा है जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा है। वैसे ही हंटिंग, पॉल्यूशन, ये सब भी बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है। ठीक है, अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है उसे बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। लेकिन अब ये समझने की ज़रूरत है कि ये इम्पॉर्टेंस क्यों रखता है इतना, या हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है। आपने डायनासोर का नाम ज़रूर सुना होगा। बहुत साल पहले डायनासोर इस पृथ्वी पर पाए जाते थे, लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसे हो गए कि इनकी डेथ हो गई और डायनासोर इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? एक ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशन आया जिसको ये टॉलरेट नहीं कर पाए और इनकी डेथ हो गई। तो अगर ये डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती, अगर उस टाइम पर सिर्फ डायनासोर का पॉपुलेशन होता पृथ्वी पर, तो क्या होता कि सारे के सारे डायनासोर का डेथ हो जाता और लाइफ का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाता। तो लाइफ के एग्जिस्टेंस को बचाए रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नहीं तो क्या होता, कोई भी एक डिजीज़ अगर अटैक करता तो सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे होते, तो सारे ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती। उसके अलावे अगर एक जैसे ही ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर पाए जाते तो क्या होता, उनकी फूड हैबिट एक जैसी होती, है ना। मान लीजिए कि अगर स्नैक का पॉपुलेशन ही सिर्फ पाया जाता तो वो सिर्फ फ्रॉग को खाते, ठीक है, तो क्या होता कि फ्रॉग की जनसंख्या बहुत कम हो जाती, है ना। और एक टाइम ऐसा आ जाता कि स्नैक को खाने के लिए फ्रॉग बचता ही नहीं, है ना। तो मतलब एक तरह के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए दूसरा पॉपुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब फूड चेन के एग्जाम्पल से भी हम बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। जैसे ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ठीक है, ग्रासलैंड में क्या होगा, ग्रास है, ग्रास होपर है, फ्रॉग है, स्नेक है, हॉक है और फंगी है, ठीक है। ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया और हॉक के डेथ के बाद फंगी ने इसे डिकम्पोज कर दिया। और जब इसका डिकम्पोजिशन हुआ तो ये वापस से सॉइल में मिल गया और इसी सॉइल पे फिर ग्रास का ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी जो हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। यहाँ पर ये एक दूसरे से फूड के लिए इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं और एक चेन जैसी संरचना बना रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं फूड चेन। जब बहुत सारे फूड चेन आपस में कनेक्टेड होते हैं तो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम फूड वेब बोलते हैं। एक फूड वेब है, यहाँ एक ग्रीन प्लांट है, इस ग्रीन प्लांट को इस गोट ने खाया, पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये गोट ही इस ग्रीन प्लांट को खाएगा। यहाँ पर रैबिट है, वो भी इस प्लांट को खा सकता है, माउस है, वो भी इस प्लांट को खा सकता है। उसी तरह माउस को आउल भी खा सकता है, स्नेक भी खा सकता है, गोट को जैकाल भी खा सकता है, वाइल्ड कैट भी खा सकती है या फिर लायन भी खा सकता है। तो इस तरह से फूड चेन जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और फूड वेव बनाते हैं। अब अगर इस फूड वेव में हम एक फूड चेन को कंसीडर करें, मान लीजिए कि इस फूड चेन में अगर गोट को यहाँ से हटा दिया जाए तो क्या होगा, ग्रीन प्लांट को खाने के लिए यहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ग्रीन प्लांट की जनसंख्या जो है बहुत बढ़ जाएगी और जैकाल को जो है
फूड नहीं मिलेगा, यानी गोट यहाँ पर है नहीं तो उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसकी संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। खाने के अभाव में क्या होगा, उनका डेथ होने लगेगा। जब जयकाल का डेथ होने लगेगा तो क्या होगा, लायन का भी डेथ होने लगेगा, क्योंकि उसके पास भी फूड ऑप्शंस कम हो रहे हैं। तो एक गोट के यहाँ नहीं रहने से पूरा का पूरा हमारा फूड चेन जो है वो अफेक्टेड हो रहा है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, काइट है, इसे हटा दिया जाए, इस पॉपुलेशन से इसे पूरी तरह से हटा दिया जाए तो क्या होगा, ये स्नैक को खाने के लिए काइट अवेलेबल नहीं होंगे, जिससे क्या होगा, स्नेक का पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। ये स्नेक जो हैं जब ज़्यादा संख्या में पाए जाएंगे तो ये ज़्यादा खाना खाएंगे, जिससे माउस का और आउल का पॉपुलेशन क्या होगा, घट जाएगा। जब माउस का पॉपुलेशन घट जाएगा तो क्या होगा, ग्रीन प्लांट को खाने के लिए कम माउस बचेंगे, तो इसका फिर से जनसंख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह आप एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और कैसे ये एक दूसरे के पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। अब यहीं पर मैं आप लोगों को एक रीसेंट एग्जाम्पल देना चाहूँगी। ये ग्रास हॉपर आप देख रहे हैं ना, ऐसा ही एक कीट होता है जिसे लोकस्ट बोलते हैं, हिंदी में इसे टिड्डी बोलते हैं, टिड्डी, ठीक है। अभी हाल ही में 2020 में आपने सुना होगा कि बहुत सारी जगहों पर टिड्डी दल का अटैक हो गया। तो ये कैसे हुआ, इनकी जनसंख्या जो है, लोकस्ट की जनसंख्या जो दिखने में ग्रास होपर जैसे होते हैं लेकिन इससे साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। तो इनका जो अटैक हुआ तो भारी मात्रा में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, यानी जो हमारे किसान के फसल होते हैं, उनमें बहुत नुकसान हुआ। तो इनके ये लाखों करोड़ों की संख्या में खेतों में जाते थे और पूरी तरह से खेतों को बर्बाद कर देते थे। ये ऐसे बड़ी संख्या में आते हैं और पूरे फसल को ऐसे बर्बाद कर देते थे, इससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो अब ये सोचने वाली बात है कि इनकी जनसंख्या में इतनी बढ़ोतरी कैसे हुई, तो इन्हें इतना फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन मिल गया या फिर इनको खाने वाला कोई भी प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण इसकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई। तो हमारे इन्वायरमेंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक हद से ज़्यादा ग्रोथ हो जाना इन्वायरमेंट के लिए खतरा है। ये एक दूसरे को बुरी तरह से प्रभावित करेंगे। तो इन्वायरमेंट में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और ये बैलेंस कैसे होगा, जब डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, जब हमारा अर्थ बायोडाइवर्सिटी में रिच होगा। अब एक और टॉपिक यहाँ पर आप लोगों का आता है, मेगा बायोडाइवर्सिटी। तो मेगा बायोडाइवर्सिटी किसे बोलते हैं, तो वैसे रीजन्स जो रिच होते हैं बायोडाइवर्सिटी में, उसे रीजन्स ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब ये रीजन्स कौन से होते हैं, तो ये अर्थ के मैप से समझते हैं। नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, बीच में इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, और ये नॉर्थ साइड में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ साइड में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो इसका जो ये बीच वाला रीजन है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि ये बहुत ही रिच होते हैं बायोडाइवर्सिटी में। तो ये रीजन क्यों रिच होगा बायोडाइवर्सिटी में, अभी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि इस रीजन पे सनलाइट ऐसे डायरेक्ट पड़ती है, जिसके कारण ये रीजन बहुत ही वार्म होता है। यानी कि क्या होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा ये बहुत ही हाई होगा और रेनफॉल भी यहाँ पे बहुत ही हाई होगा। तो टेम्परेचर हाई होगा, रेनफॉल हाई होगा और इसका इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होगा वो मॉडरेट होगा। तो ये 3 रीज़न होते हैं जिसके कारण ये एरिया रिच होता है बायोडाइवर्सिटी में। तो कौन सा एरिया रिच होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है वो बायोडाइवर्सिटी में रिच होगा, इसीलिए उसे रीजन ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। ये क्यों रिच होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर यहाँ का हाई होगा, रेनफॉल जो होगा वो हाई होगा और यहाँ पर मॉडरेट इन्वायरमेंटल कंडीशन पाया जाएगा, ठीक है। इस प्लैनेट का मोर देन हाफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो कुछ कंट्रीज़ में ही कंसंट्रेटेड है, क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल पाए जाते हैं, जिसमें से हमारा इंडिया भी एक है।
ये जो कुछ कंट्रीज़ हैं इनके डायग्राम्स आप देख सकते हैं। ये हमारा इंडिया रहा। ठीक है, तो ये के साथ ही इस चैप्टर का बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट एंड होता है। इसी चैप्टर में हमें आगे पढ़ना है क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वाई नीड क्लासिफिकेशन, हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो हमने देखा कि बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और उन इंडिविजुअल्स को हम अकेले एक एक करके नहीं पढ़ सकते हैं। मतलब लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर पाए जाते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक एक ऑर्गेनिज्म को हम लोग एक एक करके पढ़ें। तो हम क्या करते हैं कि उसे क्लासीफाई कर देते हैं डिफरेंट क्लासेस में। ठीक है, और एक एक क्लास को जब हम पढ़ते हैं तो हम उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। यानी एक क्लास में एक तरह के ऑर्गेनिज्म को हम रखते हैं और उस क्लास का स्टडी कर लेते हैं। तो उस क्लास में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सबका स्टडी हम एक साथ कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्टडी को और भी आसान बनाता है। क्लासिफिकेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। मतलब डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म को जब हम कैटेगरीज में बांट देते हैं उनके सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के आधार पे, तो उसे हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। यानी एक तरह के ऑर्गेनिज्म को एक क्लास में रख दिया, दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म को दूसरे क्लास में रख दिए, तो इसे ही हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड बी योर बेटर सेल्फ। थैंक यू।